नमस्कार। आज हम नासा यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जानकारी का आधार विकिपीडिया के कुछ मुख्य अंश हैं। हाँ। और कोशिश रहेगी कि नासा की कहानी को समझें, ये कैसे बना, इसने क्या क्या किया है और आगे क्या योजनाएं हैं। बिल्कुल, तो कहानी शुरू होती है 1958 से। अच्छा। जब एक पुरानी संस्था थी नाका, नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स, उसको बदला गया। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसी को बदलकर नासा बनाया गया। अच्छा। और मकसद ये था कि अमेरिका की जो स्पेस प्रोग्राम्स है वो सेना के कंट्रोल से हटकर मतलब सिविलियन हाथों में रहें। अच्छा, यानी आम नागरिकों के लिए। हाँ, और स्पेस साइंस का शांति से इस्तेमाल हो। नाका के जो लोग थे, जो लैब्स थीं, वही सब नासा की आप कह सकते हैं बुनियाद बने। तो शुरुआत फिर इंसानों को स्पेस में भेजने से हुई, जैसे वो प्रोजेक्ट मर्क्यूरी, जेमिनी, इनकी बात होती है। हाँ बिल्कुल। ये बस शुरुआती टेस्ट थे या इनका कोई बड़ा मकसद था? नहीं, ये सिर्फ टेस्ट नहीं थे। इनसे ये साबित हुआ कि भाई इंसान स्पेस के मुश्किल हालात में रह सकता है, काम कर सकता है। ओके। जेमिनी ने तो और भी आगे बढ़कर स्पेस वॉक और 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने जैसी चीजें भी की। ये सब असल में चांद पर जाने का जो बड़ा प्रोग्राम था अपोलो, उसकी तैयारी थी। अपोलो की नींव रखी जा रही थी एक तरह से। हाँ बिल्कुल, उसकी नींव। अपोलो प्रोग्राम वो तो सच में बहुत ही एम्बिशियस था, चांद पर इंसान भेजना। हाँ, बहुत बड़ा। इसके लिए वो सैटर्न 5 जैसे भारी भरकम रॉकेट और खास अपोलो स्पेसक्राफ्ट भी बने। हाँ हाँ। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, अपोलो 11 का चांद पर उतरना। बिल्कुल, इंसान के लिए एक छोटा कदम, पर मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। ये अपोलो की कामयाबी का मतलब शिखर था। ये 1972 तक चला। अच्छा। और उसकी ठीक बाद नासा ने अपना पहला स्पेस स्टेशन बनाया, स्काईलैब। अरे हाँ, स्काईलैब। और 1975 में एक और दिलचस्प चीज हुई, अपोलो सोयूज मिशन। अच्छा। अमेरिकी और सोवियत स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जुड़े। कोल्ड वॉर के टाइम में ये तो बड़ी बात थी। हाँ, उस दौर में ये वाकई एक बड़ी घटना थी। अच्छा, ये तो हुए इंसानी मिशन, लेकिन नासा ने रोबोट वाले मिशन भी तो खूब भेजे। सुना है मंगल ग्रह में तो खास रुचि रही है इनकी। सही कहा। मंगल तो हमेशा से नासा के लिए एक पहेली जैसा रहा है। हाँ। 1976 में वाइकिंग लैंडर उतरा था वहां। जीवन के निशान खोजने की कोशिश की उसने। अच्छा, तब से? हाँ, उसके बाद तो एक सिलसिला सा चल पड़ा। पाथफाइंडर, फिर वो रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और अब परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, जिसके साथ वो छोटा हेलीकॉप्टर भी था। इंजेन्युइटी। हाँ बिल्कुल, इंजेन्युइटी। इसने तो कमाल ही कर दिया। ये सारे मिशन मंगल को समझने में मतलब मील के पत्थर हैं। और सोलर सिस्टम के जो बाहरी ग्रह हैं, वहां तक भी नासा पहुंचा है। निश्चित रूप से। वॉयेजर 1 और 2। हाँ, वॉयेजर। उन्होंने बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के पास से गुजरकर गजब की तस्वीरें और जानकारी भेजी। और अब तो वो तारों के बीच की जगह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। कमाल है। और कैसिनी मिशन भी था, उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली भी साथ थे। वो शनि और उसके चांद टाइटन पर गया। टाइटन पर? वहां क्या मिला? वहां टाइटन पर मीथेन की झीलें मिली। और एक और चांद है शनि का, एनसेलेडस, उसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी के महासागर होने के सबूत मिले। पानी के महासागर? ये तो बहुत बड़ी खोज है। हाँ, ये खोजें पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना पर हमारी सोच को काफी बदल देती हैं। और हाँ, स्पेस टेलीस्कोप, हबल को कैसे भूल सकते हैं? उसने तो जैसे ब्रह्मांड देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो तो खगोल विज्ञान में एक क्रांति की तरह था। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, पृथ्वी विज्ञान में भी नासा का बड़ा काम रहा है। जैसे लैंडसैट सैटेलाइट से धरती पर नजर रखना, ओजोन लेयर में छेद का पता लगाना। अच्छा, ये सब भी नासा ने किया है। फिर आया स्पेस शटल का दौर। उसका क्या मकसद था? स्पेस शटल का आइडिया यह था कि अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और रोज रेगुलर बनाया जाए, जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं। ओके, रूटीन बनाना था। हाँ, इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS बनाने में बहुत मदद की। हबल जैसे टेलीस्कोप की मरम्मत भी की। और इसने एस्ट्रोनॉट क्रू को भी ज्यादा डाइवर्स बनाया, मतलब वैज्ञानिक और महिलाएं भी शामिल हुईं। लेकिन फिर वो हादसे हुए, चैलेंजर और कोलंबिया। हाँ, उन दुखद हादसों के बाद ये प्रोग्राम 2011 में बंद कर दिया गया। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, ISS अभी काम कर रहा है। ये कई देशों का साझा प्रोजेक्ट है। रूस, यूरोप, जापान, कनाडा। हाँ, कई देश शामिल हैं इसमें।
और उम्मीद है कि ये 2030 तक काम करता रहेगा। ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आजकल ऐसा लग रहा है कि नासा के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आ रहा है। प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ती दिख रही है। आपने बिल्कुल सही समझा। अब जैसे स्पेसएक्स है, बोइंग है, ये प्राइवेट कंपनी है ना, नासा के एस्ट्रोनॉट्स और सामान को ISS तक ले जा रही हैं। अच्छा, ये कमर्शियल क्रू और कार्गो प्रोग्राम है। हाँ, वही। इससे नासा अपने रिसोर्सेज को मतलब गहरे अंतरिक्ष के मिशनों पर ज्यादा फोकस कर पा रहा है, जैसे कि आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम, ये क्या है? आर्टेमिस का लक्ष्य है इंसानों को चांद पर वापस भेजना। दोबारा चांद पर? हाँ, और सिर्फ जाना नहीं बल्कि वहां लंबे समय तक रहने लायक बेस बनाना और फिर वहां से मंगल की तैयारी करना। मंगल की तैयारी चांद से? दिलचस्प है। हाँ, इसके लिए चांद के ऑर्बिट में एक छोटा स्पेस स्टेशन लूनर गेटवे बनाने की भी योजना है। अच्छा। और नासा सिर्फ यही नहीं कर रहा, वो ग्रहों की रक्षा, जैसे वो डार्ट मिशन था जिसने एक एस्ट्रॉइड की दिशा बदली। हाँ, वो काफी चर्चा में था। बिल्कुल। और न्यूक्लियर पावर वाले रॉकेट इंजन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो नासा सिर्फ रॉकेट भेजने वाली एजेंसी नहीं है। ये तो साइंस, डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इसने हमारी दुनिया और ब्रह्मांड की समझ को वाकई बहुत गहरा किया है। बिल्कुल सही। ऐतिहासिक मिशनों से लेकर आज प्राइवेट और इंटरनेशनल पार्टनर के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तक नासा लगातार बदला है, विकसित हुआ है। अब फोकस चांद और मंगल पर है और इसमें प्राइवेट कंपनियों का रोल अहम होता जा रहा है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है। अंतरिक्ष खोज का ये जो बदलता हुआ माहौल है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां और भारत की ISO जैसी कई देशों की एजेंसियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं, ये भविष्य में खुद नासा